गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पर हम लोग सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर में जो हमारे एडिटोरियल्स, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि आज ये हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में क्यों मिल रहा है या फिर ये लाइव जो सारी चीज़ें हैं ये, तो डेली आपको पता है कि 9 बजे हम डेली अपनी जो डिस्कशन है इस डिस्कशन को करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी एनालिटिकल हैं और मैं कहूँगा कि टॉपिक्स बहुत शानदार हैं। एक एनालिटिकल ऐसी अप्रोच जहां से मेंस में क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी जो घोषणाएं हैं वो होने वाली हैं। उससे पहले जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी जो डेली की शुरुआत होती है एक पॉजिटिव कोट के साथ होती है। तो आज का पॉजिटिव कोट, जब भी आपको इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया की पहचान के बारे में जब भी लिखने का मौका मिले, समाज के बारे में जब भी लिखने का मौका मिले, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया ये कोट है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोट है हमारा कि असली भारतीयता किसी की भौतिक पहचान नहीं है, बल्कि ये उस परंपरा में निहित है जो सहिष्णुता, प्रेम और सेवा सिखाती है। यानी कि एक भारतीय होने के नाते जो हमारे प्रमुख गुण होने चाहिए वो कौन कौन से गुण हैं। यानी कि एक इंडियन होना ये अपने आप में ये बड़ी बात है। यानी कि एक शर्त के रूप में आप इसे देख सकते हैं कि भारतीयता होना हमें क्या सिखाता है, ये हमें बताता है कि हमें जो हमारी परंपरा है उसमें सहिष्णुता, यानी कि हमें टॉलरेंस होना चाहिए। जो दूसरों के विचार हैं, दूसरों की जो बातें हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उसके साथ में देखेंगे प्रेम और सद्भाव की भावना होना हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है। तभी हम बात करते हैं विविधता में एकता के बारे में बोलते हैं। और सेवा, यानी कि दूसरों के लिए जो सर्विस की, जो सेवा की भावना है, जो स्पिरिट है, वो हमें भारतीयता की जो पहचान है इसके रूप में देखने को मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार कोट है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा आपके लिए एक जो शानदार, सबसे अच्छी जो अब तक की न्यूज हो सकती है, उस न्यूज के बारे में देख लेते हैं। दरअसल ये न्यूज आपके लिए कोई पढ़ने के लिए यूज नहीं है, बट हाँ आपकी पढ़ाई को सक्षम बनाने के लिए न्यूज है। आप देख सकते हैं इंडिया की एक शानदार, जो बोल सकते हैं इंडिया टीम की एक जो इस एरा की जो सबसे शानदार जोड़ी हम बोल सकते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। मैं कहता हूं आप लोगों को इनसे मिलने का मौका मिल सकता है, या फिर अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है। मिलने का मौका ही नहीं, बल्कि इनका अभी जो अपकमिंग जो मैच होने वाला है, गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होने वाली है, उस ट्रॉफी को देखने का मौका मिल सकता है आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैं बात नहीं कर रहा कि आपको अपने फोन पे, आपके सिस्टम पे देखने को, नहीं, लाइव जाके ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉफी है इसको देखने का मौका आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको कोई पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ ये सब कुछ जो करेगा अनअकैडमी आपके लिए करेगा। किस तरह से करेगा? जस्ट एक छोटा सा आपको टेस्ट देना है और भी बहुत कुछ। इसके अलावा अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो ये जो टेस्ट होने वाला है इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि आपको यहां पर इनको लाइव जाके, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको जाके मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ ये मौका भी मिल सकता है। आप लोग जानते हैं कि इंडिया में हमारा जो सोसाइटी है, हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना दोस्तों, बड़े इमोशनल होते हैं और ये इमोशनल होना बहुत जरूरी है। आप सोच के देखिए, एक माँ बाप के लिए एक उससे बड़ा मूवमेंट कुछ भी नहीं हो सकता जब उनके बेटे की वजह से उन माँ बाप को एक 5 स्टार होटल, जिन्हें एक आम आदमी, आपके और मेरे जैसे परिवार के जो माँ बाप हैं, वो सपने में सोच भी नहीं सकते कि क्या हमें कभी जिंदगी में, उनके ख्वाबों में ही नहीं आता कि कभी हमें 5 स्टार होटल में जाके खाना, रुकना, रहना भी मिल पाएगा। लेकिन सोच के देखिए, उनके बच्चे की वजह से, आपकी वजह से अगर ट्रिप ये मिलती है, स्पॉन्सर होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 5 स्टार होटल में रुकना, जाना, वैकेशंस, वहां पर खाना पीना, सब कुछ स्पॉन्सर होगा अनअकैडमी के लिए, अनअकैडमी के थ्रू। और कोई आपको कैसा भी पैसा नहीं चुकाना, करना क्या है, सिर्फ उतना सुन लीजिए सॉरी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। ये बेसिकली अनअकैडमी के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अनअकैडमी 50 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहा है आप लोगों के लिए, और आपके लिए एकदम फ्री ऑफ टेस्ट जो कॉस्ट होने वाला है। क्या विशेषताएं हैं इसमें? तो देखिए, 1 घंटे का सिर्फ टेस्ट होगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा। जो विनर्स होंगे उनको ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि जो गावस्कर, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है, इसकी ट्रिप मिल सकती है। आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, प्रॉपर्ली ये जो मैच है वो दिखाया जाएगा, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ लग्जरियस फैमिली जो स्टे वेकेशन है ये आपको देखने को मिलेगा। यानी जो मैंने आपको बताया, आपको
आपको फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ में आपको 5 स्टार होटल में रहना खाना सब कुछ मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। उसके साथ साथ लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये तो सारी छोटी चीजें आपको मिलेंगी ही। उसके अलावा जो गिफ्ट कार्ड हैं, वाउचर्स हैं, ये सारी चीजें तो मिलेंगी। अब ये टेस्ट सीरीज को आप कर कैसे सकते हैं? ये फ्री है, सबके लिए फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं चुकाना। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, जस्ट उस लिंक पर टैप करना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है आपको। और ये 10 नवंबर को ये टेस्ट होगा 2 शिफ्ट में, 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। मैं ये कहता हूं अगर आपकी तैयारी कितनी भी है, आपको टेस्ट जरूर देना है। आप एटलीस्ट अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि आप कहां स्टैंड करते हैं। आपको ये टेस्ट जरूर देना है, एनरोल कर लेना। 10 नवंबर को टेस्ट 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट होगी सुबह और दूसरी शिफ्ट होगी 5 बजे शाम को, इवनिंग में। 2 शिफ्ट में ये होगा, सुबह 11 बजे और 5 बजे जो टेस्ट है होने वाला है। सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आपने तैयारी थोड़ी सी भी अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो इस टेस्ट को आप जरूर देना। लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता। इस टेस्ट में एनरोल करके टेस्ट को देने आप लोग जरूर आना। क्या पता किस्मत चमके, क्या पता। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये रियल में होने वाला है। अनअकैडमी की टीम बहुत जोर शोरों से इसकी तैयारी करने के लिए आपके लिए लगी हुई है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लेना ना भूलें। अब आप इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फीस नहीं है कोर्स को लेने के लिए। कुछ नहीं करना आपको, जस्ट ये सारी जो चीजें हैं, इतनी बड़ी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो लेना मत भूलना बिल्कुल भी। और जो एनरोल जरूर कर लेना, जरूर से जरूर एनरोल करना। इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए, आप एक देख सकते हैं, आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो सकता है। हम लोग जानते हैं हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ऑस्ट्रेलिया में जाके क्रिकेट देखना, ये बड़े लोगों के काम होते हैं, लेकिन हमारी अगर किस्मत में हुआ तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें आप लोग जरूर से जरूर एनरोल कर लेना। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन थी। और जो भी आपके दोस्त हैं उन सब में इस चीज को फैला दो, सारे ग्रुप्स में इस चीज को शेयर कर देना, ये जो लिंक है इसके माध्यम से। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर हमारा जो एडिटोरियल है, बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। IR से लिंक करेंगे, GS पेपर 2 से आप इसे देखेंगे। ये बेसिकली बोला जा रहा है, यहां पर लिखा गया है हर्षवी पंत और यहां पर श्री परमा बनर्जी, इनके द्वारा इस एडिटोरियल को लिखा गया है। क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा? तो ये बोल रहे हैं, ए कलेक्टिव एफर्ट टुवर्ड्स पीस इन म्यांमार। म्यांमार यानी कि म्यांमार में कलेक्टिव पीस लाने की बात करी जा रही है इनके द्वारा। तो हुआ क्या है म्यांमार में, ऐसा क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? तो आप लोग जानते हैं कि म्यांमार में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंक के वहां की जो सेना थी, उस सेना ने सत्ता की स्थापना कर ली है। अब वो जो सेना का शासन है उसके अगेंस्ट में भी उसका भी विरोध हमें देखने को मिल रहा है। और इसी विरोध को दबाने के लिए उस सैन्य जो शासन है उसके द्वारा वायलेंस यानी कि हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। और हिंसा का सहारा लिया जा रहा है यानी कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी म्यांमार में मची हुई है, वायलेंस जैसी कंडीशन हो रही है। अगर आपको पता है, मैंने आपको कई बार बोला है, अगर भारत के पड़ोसी देश में, हम जानते हैं म्यांमार की सीमा हमारे देश से लगती है। अब अगर हम जानते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी देश में आग लगती है तो डेफिनेटली चिंगारी भारत के ऊपर भी आएंगी। आप लोग जानते हैं अगर यहां पर वायलेंस होता है, अगर यहां पर कोई समस्या होती है, हमने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में इश्यू हुआ, भारत में बहुत सारे लोग भाग के आ गए। अगर यहां पर म्यांमार में कोई ऐसी समस्या क्रिएट होती है तो डेफिनेटली इंडिया में भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। इंडिया भी इससे प्रभावित होगा, अलग अलग जो फ्रंट है उनके ऊपर। अब यहां पर यह चीज बोली जा रही है कि जो आसियान का समिट हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरे विश्व की जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, यहां पर जो हिंसा है उसको रोकने के लिए हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो एडिटोरियल है ये होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज पूरी कोशिश करता हूं कि जो कंटेंट आपका होना चाहिए वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। तो आपका योगदान सिर्फ इतना सा है, वीडियो को लाइक करके जस्ट छोटी सी इंस्पिरेशन है वो जरूर दें। ठीक है, तो यहां पर सामूहिक प्रयास पूरा विश्व किस तरह से कर सकता है ये चीज बोली गई है। हम जानते हैं कि अक्टूबर में लाओस में ये जो हमारा 44वां आसियान शिखर सम्मेलन है, ये शिखर सम्मेलन हुआ है। और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से म्यांमार में जो बिगड़ते संकट हैं वहां पर चर्चा रही है। अब अगर मैं आपको बात करूं, मैं आपको बताऊं तो आसियान के सम्मेलन में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा रहा है तो वो आपका आसियान ही रहा है। यानी कि आसियान में किस तरह से क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी, यानी कि जो पूरा म्यांमार का मुद्दा है वो पूरा म्यांमार का मुद्दा ही सुर्खियों में रहा है, उसी केंद्रित में रहा है पूरे आसियान के सम्मेलन के अंदर में। 2021 में हम जानते हैं कि सैन्य तख्तापलट वहां पे हुआ था और म्यांमार उस टाइम पे संकट में आ गया था। आंग सान सू की हैं, उनको पकड़ के जेल में डालना, ये सारी चीजें हमें देखने को वहां पे मिलती हैं। अब हमें वहां पर गृह युद्ध जो वहां चल रहा है म्यांमार में, ये ना केवल वहां विनाशकारी देखने को मिलेगा बल्कि शांति और स्थिरता के लिए जो आसियान के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये
अब ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है ना दोस्तों, वो इससे लिंक करेगी, वो भी प्रभावित होगी अगर यहां पर कोई कैसा भी इश्यू आता है। तो इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता है, इसके लिए जो प्रतिबद्ध है कौन सा आसियान संगठन, उसकी साख भी, उसकी क्रेडिबिलिटी भी प्रभावित होती है कि इतना बड़ा संगठन है, इतने प्रमुख देशों का संगठन है और एक देश में स्टेबिलिटी ये नहीं ला पा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब तक अगर हम देखेंगे तो अब तक ये जो आसियान शिखर सम्मेलन है 3 साल से इग्नोर करता आया है जो सैन्य शासन वहां पे चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनमें बड़ी प्रैग्मेटिक पॉलिसीज हैं, उनको ध्यान में दिया जाता है। यानी कि हम बात करेंगे 3 साल से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब उनको कंसीडर करने लगे हैं। यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन में जो म्यांमार की जो सैन्य शासन है उनके प्रतिनिधि को भी आमंत्रित करा गया, उनके द्वारा भी हिस्सा लिया गया। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इंडिया को भी लिंक करेंगे हम अफगानिस्तान के साथ, देखेंगे अभी। तो लोकतांत्रिक रूप से जो चुनी गई आंग सान सू इनकी जो सरकार थी, इनको हटाने के बाद सत्ता पर कब्जा करने के वाली जो तख्तापलट सरकार थी, इनको व्यापक सशस्त्र जो प्रतिरोध है इसका सामना करना पड़ा है। यानी कि काफी हिंसा में देखने को मिल रही है और इसी हिंसा को खत्म करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए जो वहां पर सैन्य शासन है उसके द्वारा बड़ी स्तर पर जो हिंसा है वो बहुत बड़े स्तर पर वहां पर करी जा रही है। और इसी विद्रोह को कुचलने की जो नीति है, इससे हिंसा का सहारा लिया जा रहा है सैन्य सरकार के द्वारा। और इससे हो क्या रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, विस्थापन। जब हिंसा ज्यादा होगी, उस देश में जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो वो छोड़ के भागेंगे दूसरी जगह पर। और कहां, इंडिया सबको सेफ हेवन दिखता है तो इंडिया की ओर सबसे पहले ये लोग भागते हैं। मानवीय संकट तो हमारे सामने हमें देखने को मिलता है कि किस स्तर पर जो लोगों के मूल अधिकार हैं, जो उनकी वास्तविक जो एक मानवता के स्तर पर भी देख लें तो कैसे सारी चीजें कंप्रोमाइज हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। अब हम इस सैन्य प्रशासन के बारे में बात करें तो जो सैन्य प्रशासन है वो भी कंप्रोमाइज करने को भी तैयार नहीं है। जितने भी विपक्षी लोग हैं, विपक्षी दल हैं या फिर उनके जो अपोजिशंस वाले हैं, उन सबको उन्होंने टेररिस्ट घोषित कर दिया है और किसी भी फ्रंट पर, किसी भी टेबल पे आके वो बात करने के लिए एग्री नहीं है। तो यहां पर हमें झुकाव देखने को इनके द्वारा नहीं मिलता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आसियान ने, जो आसियान ग्रुप है, इस ग्रुप ने म्यांमार में जो सैन्य सरकार थी इसको 3 सालों से इग्नोर किया था। किसी भी इनके द्वारा क्लियरली ये बात बोल दी गई थी कि जब तक म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना नहीं होगी तब तक हम इनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे, ये इनके द्वारा बोला गया था। लेकिन अब क्या, वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय हित हैं या फिर जो प्रैग्मेटिक फैसले हैं वो लिए जाते हैं, ना कि इमोशनल होकर फैसले लिए जाते हैं। तो अब तक तो इनका बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन अब म्यांमार ने विदेश मंत्रालय के जो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं आंग क्याव मो, इनको लाओस भेजा। आसियान की जो ये बैठक होने वाली थी, जो सम्मेलन होने वाला था, इसमें हिस्सा लेने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए। इससे हुआ क्या, व्यवहारिक बदलाव हमें देखने को मिलता है, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हैं प्रैग्मेटिक पॉलिसी। प्रैग्मेटिक पॉलिसी का मतलब यह है कि ज्यादा आदर्शवाद में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो हमारे देश के लिए, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप जो प्रैक्टिकल फैसले हो सकते हैं, उन प्रैक्टिकल फैसलों को हमें लेना चाहिए। जैसे हम बात करें, अगर भारत का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, भारत का पड़ोस लगता है म्यांमार के साथ। अगर हम आदर्शवादी रूप में, जो हमारा पहले का परिप्रेक्ष्य हुआ करता था, जैसा पुराना भारत हुआ करता था कि हम आइडियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा भरोसा करते थे, आदर्शवाद के पीछे हम ज्यादा पड़े रहते थे कि नहीं भाई, म्यांमार में अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है तो उस लोकतांत्रिक सरकार के साथ जो हमारी जो सैन्य सरकार है उसके साथ हम कोई कैसा भी संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन आज हमारी जो विदेश नीति है वो प्रैग्मेटिक हो गई है। प्रैग्मेटिक विदेश नीति में क्या है, तो वहां पर बोला जाएगा दोस्तों कि जो हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है उन फैसलों को लेंगे। यानी कि अगर हमें विस्थापन, प्रवासन, माइग्रेशन, शांति अपने बॉर्डर पर चाहिए तो चाहे जो भी गवर्नमेंट है म्यांमार में, उससे हमें एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, उससे बातचीत, उससे जो रिश्ते हैं वो हमें नॉर्मल करके रखने पड़ेंगे। अब इसका एग्जांपल आप समझने की कोशिश करिए, अफगानिस्तान से लिंक करिए। जब अफगानिस्तान में एक टाइम पे जो तालिबान की सरकार थी शुरुआत में, तो भारत के द्वारा उनका बाइकआउट, या हम बोल सकते हैं उनके कोई इंगेजमेंट रखने की नहीं बात करी जाती थी कि भाई वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो उनके साथ में हम कोई बातचीत नहीं करें। लेकिन दोस्तों फिर वही बात, प्रैग्मेटिक पॉलिसी विदेश नीति में सबसे बड़ी चीज होती है। जब हमें देखा कि नहीं, अफगानिस्तान पूरी दुनिया अपने मंच पर आके अगर तालिबान सरकार के साथ भी इंगेजमेंट कर रही है, तो फिर उस देश में जो भी सरकारें आइडियलिस्टिकली बनी है, कैसे भी बनी है, हमें अपनी राष्ट्रीय हितों को देखते हुए हमें इंगेजमेंट करने की जरूरत है, जैसा कि पूरा विश्व और पूरी दुनिया भी कर रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हमारे एंगल्स हैं विदेश नीति में, किस तरह से चीजें काम करती हैं, इनको आपको समझना होगा। ठीक है, आगे अब देखो,
जो आसियान ग्रुप है, अगर कोई भी कैसा भी ग्रुप है, कोई कैसा भी संगठन है, तो उनसे ये उम्मीद करी जाती है कि कलेक्टिवली सामूहिक रूप से किसी देश के वो जो साथ में जो समझौता करें, उसकी कोई समस्या उसको समाधान करें और एक मत बनाएं उसके ऊपर। मैंने ब्रिक्स का भी आपको बताया, क्वाड का भी मैंने आपको कई बार बताया, सेम चीज है यहां पर आसियान के साथ में। बात तो करते हैं सब सामूहिक रूप से, डायलॉग होता है जब बड़ी बड़ी, लेकिन 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 इसमें जितने भी सदस्य देश हैं, सारे देश अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ जो देश हैं, एक ग्रुप है वो समर्थन करता है जो म्यांमार में सैन्य सरकार है उसका, कुछ जो देश है वो सीधे तौर पर उनका विरोध करता है। इसलिए कलेक्टिव सॉल्यूशन निकल के आना ये अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाता है, बड़ी समस्या हो जाती है। तो कुछ देश जैसे कौन सा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ऐसे कुछ देश हैं जो आसियान सदस्य को जो मजबूत कार्रवाई करने के इनके ऊपर जोर देते हैं कि भाई इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करी जानी चाहिए जो यहां पर सैन्य सरकार है। लेकिन थाईलैंड हुआ, कंबोडिया हुआ, लाओस हुआ, ऐसे कुछ देश हैं जो सैन्य सरकार के साथ जो करीबी है उनकी वो हमें देखने को मिलती है। वो नहीं चाहते कि वहां की जो मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही है उसके ऊपर किसी भी तरह का इस ग्रुप का या फिर यूएन की तरफ से कोई कैसा भी यहां पर हमारे ऊपर प्रेशराइज हो या फिर कोई भी कैसा स्ट्रिक्ट जो डिसीजन है वो लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से इनका बंटवारा हमें देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं किसी भी चीज का अगर किसी ग्रुप के द्वारा कोई सॉल्यूशन निकाला जा रहा है तो वहां पर सर्वसम्मति होना, सबकी सहमति होना आवश्यक है। लेकिन जैसा हमने देखा कि यहां पर देश तो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं, तो यही समस्या हमें पर देखने को मिलेगी। इसकी वजह से सभी की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन जो संकट के प्रति प्रतिक्रिया को कमजोर और धीमा बनाता है। यानी कि अब सॉल्यूशन निकाले तो कैसे निकाले, दो देश कह रहे हैं कि ये करो, चार देश कह रहे हैं तो ये करो, तो यहां पर ये बात बोलने की कोशिश करी जाएगी कि भाई कलेक्टिवली एक हमें रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक डिसीजन लेने की जरूरत है। इंडिविजुअली बात करते हैं, भारत का स्टैंड क्या है, भारत क्या सोचता है, भारत का अपना क्या स्टैंड है म्यांमार को लेके, म्यांमार में जो अशांति है, वहां पर जो सैन्य सरकार है उसको साथ में लेके। देखेंगे आप बदलते समय के साथ कैसे अप्रोचेस चेंज होती हैं और भारत की जो प्रैग्मेटिक जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से बदल रही है। यहां पर हम देखेंगे कि 21वां जो आसियान सम्मेलन हुआ है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है, और 19वां जो हमारा पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है, इसके दौरान में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो आसियान की केंद्रीयता है, उसकी इंपॉर्टेंस है, और जो हमारा 5 सूत्रीय कार्यक्रम है इसकी सहमति पर जोर दिया है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करा है कि किस तरह से भारत के लिए ये संगठन, ये सारे देश वो जरूरी हैं। आगे हम बात करें तो यहां पर म्यांमार के प्रति जो नीति है इसका संबंध उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी इससे जुड़ा हुआ है। म्यांमार के साथ में क्या हो रहा है, जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे प्यारे भारत की, तो देखिए यहां पर कुछ इस तरह से जो हम देखेंगे, तो इस तरह से जो हमें सारी चीजें देखने को मिलती है, तो म्यांमार की कंडीशन कहां है, हमें यहां देखने को मिलेगी। तो इंडिया की जो लुक ईस्ट से हम लोग जो ट्रांसफर हुए हैं एक्ट ईस्ट की ओर, लुक से हम लोग कहां पर स्थापित हुए हैं, एक्ट ईस्ट की ओर, यानी कि और ज्यादा महत्व दिया है हमने इसको एक्ट ईस्ट की, यानी कि भारत के पूर्व में जो देश हैं, यहाँ पर सारे साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं, इनकी ओर जो देखना, इनकी ओर जो कार्रवाई करने की बात करी जाती है, ये जो नीति है हमारी इससे जो मेल खाती है, और यानी कि इसी नीति के तहत म्यांमार हमारे लिए जरूरी हो जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। म्यांमार के साथ निरंतर साक्षात्कार, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हम ये लोग बोलते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, हम कोई भी कैसा भी एंगेजमेंट नहीं रखेंगे, लेकिन अब हम एंगेजमेंट रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके यहाँ कोई समस्या हो रही है और वो समस्या हमारे यहाँ के भी चीजों को प्रभावित करेगी, तो उन चीजों को टैकल करने के लिए, उन चीजों का सॉल्यूशन निकालने के लिए उस देश की सरकार के साथ टाई अप होना, हमारी बातचीत होना, उनके साथ जुड़े रहना हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है। ये वाली चीज भारत की म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, और इतना बड़ा अगर हमारा बॉर्डर लगता है दोस्तों, तो आप जानते हैं अगर वहां पर वायलेंस हो रहा है, वहां पर हिंसा हो रही है, तो वहां पर बड़ी संख्या में माइग्रेशन, प्रवासन जैसी समस्या हमें देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर ऐसी समस्या कहीं पे होती है, तो जो बॉर्डर एरियाज होते हैं हमारे जो कंट्री में, हमारे जो राज्यों में, वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज, वहां पर स्मगलिंग, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। साथ ही सामाजिक तनाव है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो जनजातीय क्षेत्र हैं, बाहरी लोगों का आने का वो लोग विरोध करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज का हमें सामना करना पड़ता है, और इन सारी चीजों के सॉल्यूशन के लिए उस देश की सरकार के साथ हमारा जुड़ाव होना, हमारी बातचीत होते रहना, हमारा एंगेजमेंट होना, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। अब इकोनॉमिक स्तर पर हम देखें तो किस तरह से म्यांमार के साथ हमारी टाई अप है, तो कुछ क्षेत्रीय योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय जो राजमार्ग है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है। हाल ही में दोनों देशों ने क्विक इंपैक्ट जो प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क है, इसके तहत 5 जो समझौते ज्ञापन है, इन समझौते ज्ञापन पर भी साइन किए हैं। तो हम इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि म्यांमार के साथ इंपॉर्टेंट है भैया। यहां आगे हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या था, ये जो समझौते हुए हैं, कृषि विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, इन सारी चीजों को बढ़ावा देना, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका जो है उद्देश्य था। भारत के $2.5 लाख, इसके बारे में बात करें तो इसके अनुदान से इन परियोजनाओं का लक्ष्य म्यांमार के सामाजिक आर्थिक विकास को तो बढ़ावा देगा, यानी कि हम जो इतना अनुदान देने वाले हैं वहां पर सामाजिक और आर्थिक विकास तो होगा,
लेकिन बात ये बोली जा रही है क्या ये जो अनुदान हम दे रहे हैं इससे वहां का जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जो राजनीतिक समस्या है वहां की, वो सॉल्व हो जाएगी? तो द आंसर इज नो। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों को जो मैंने बताया कि जो एंगेजमेंट है म्यांमार के साथ उसे बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। और ये चीज बोली जाती है कि जो म्यांमार, जो आसियान जैसा जो अगर कंट्री है, जो हमारा ग्रुप है, आसियान जैसा कोई समूह संगठन है, तो उसके साथ एंगेजमेंट के माध्यम से जो सारी चीजें हैं इनका कलेक्टिवली सॉल्यूशन निकालने की जरूरत हमें है। ये था हमारा पूरा जो बेसिकली टॉपिक, पूरा एडिटोरियल। इस एडिटोरियल के बेस पे आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। मेंस में अगर ऐसे का क्वेश्चन आ जाए, टॉपिक आ जाए, तो बहुत जबरदस्त कंटेंट आपके पास है, क्वालिटेटिव कंटेंट जिसे आप बोलते हैं, वो वाली चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे, एक स्लाइड और है। नई दिल्ली अब म्यांमार में विभिन्न जो हितधारक हैं व्यापक संपर्क पर विचार कर रहा है और न केवल उनके रणनीतिक हितों की रक्षा करेगा बल्कि म्यांमार में शांति स्थिरता, यानी कि वही जो चीज मैंने आपको बताई है वो चीज आपको यहाँ पर सेंटेंस में मिल जाएगी। तो म्यांमार की ओर एक अधिक समावेशी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो भी हमारे आसियान कंट्रीज हैं उनके लिए ये चीज बोली जा रही है। अगेन बड़ा ही अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा जो आर्टिकल है ये हमें देखने को मिल जाएगा, मलेरिया से रिलेटेड है। अब हम यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि किस तरह से जो मलेरिया है वो मलेरिया को निकालने के लिए या फिर उसका जो उन्मूलन करने के लिए मिस्र यानी कि जो इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट के द्वारा जो इनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, इंडिया को इससे क्या सीख लेनी है, क्या मानक है, WHO के द्वारा ऐसे क्या मानक है। इवन मैं तो जोड़ दूंगा उस चीज पे भी कि प्रोसेस क्या है। अगर किसी बीमारी को WHO का उन्मूलन का प्रमाणन लेना है तो उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मलेरिया एलिमिनेशन, इजिप्ट सक्सेस एंड अ रोड मैप फॉर इंडियाज WHO सर्टिफिकेशन, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। सारे जो पॉइंट होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। मलेरिया उन्मूलन के बारे में बात करें तो इजिप्ट की जो सफलता है और भारत के लिए WHO का प्रमाण पत्र का जो रोड मैप है, ये हमारा इसका टाइटल है। मलेरिया के इतिहास के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि जिस तरह से जो इजिप्ट की जो हमारी मिस्र की सभ्यता रही है उसकी बराबरी है जो जितना हमारा पुराना जो बीमारी है ये देखने को मिलता है। इसके खिलाफ जो हमारा संघर्ष चल रहा है वो लगभग 100 वर्षों से हमारा जो संघर्ष है वो देखने को मिल रहा है। अब न्यूज क्या है, क्या इसका रिलीवेंस है या फिर क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, तो यह है अभी हाल फिलहाल में ही 20 अक्टूबर 2024 को मिस्र के द्वारा WHO प्रमाणन पत्र मिल गया है मलेरिया को समाप्त करने का, उन्मूलन करने का, और ये एक ऐतिहासिक कार्य जो हमारा इजिप्ट कंट्री है इसके द्वारा पूरा कर लिया गया है। ठीक है, WHO के पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तीसरा ऐसा कंट्री बन गया है जो इजिप्ट है, और विश्व में कुल 44वां ऐसा देश बन गया है जो मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन प्राप्त कर चुके हैं। अब हम फोकस करेंगे कि इस प्रमाण को प्राप्त करने के लिए क्या जो हमारी प्री कंडीशंस हैं, वो पूरी कंडीशंस जो शर्तें हैं वो शर्तें फॉलो होनी चाहिए। ये जो प्रमाणन है, ये जो उन्मूलन का प्रमाण है, ये ना केवल स्थानीय प्रसार की समाप्ति की पुष्टि करता है बल्कि भविष्य में भी मलेरिया की पुनः प्रवेश को रोकने की जो तैयारी है उसको दर्शाता है। यानी कि देखो भाई, यानी कि एक लंबे समय से, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है बताऊंगा, यानी कि इतने टाइम से हमारे यहाँ तो कोई कैसा भी मामला हुआ ही नहीं है और हमारी आगे के लिए तैयारियां भी ऐसी हैं कि हम इसको वापस से फिर से नहीं होने देंगे। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये मिलता है उन्मूलन इस आधार पर मिलता है। भारत के बारे में बात करें तो 2027 तक शून्य देशीय मामलों और 2030 तक पूर्ण प्रमाणन प्राप्त करने का हमारा जो टारगेट है, ये टारगेट हमारे द्वारा रखा गया है और गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप लेती है, गवर्नमेंट की क्या रणनीतियां हैं, उनके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कोई बीमारी है जिसके उन्मूलन के लिए जो प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, वो जरूरी है। तो दोस्तों देखो, जो हमारा मलेरिया उन्मूलन की बात करी जाती है या बीमारी जो के उन्मूलन की बात करी जाती है, मलेरिया में भी बात करेंगे, तो SDG 3.3 ये इसका जो हमारा उद्देश्य है 2030 तक जो मलेरिया और अन्य जो महामारियां हैं, इन महामारियों को समाप्त करना हमारे SDG से भी जरूरी है। तो आप इसको इससे भी लिंक कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो WHO के माध्यम से हम देखेंगे कि देश में जो मलेरिया का प्रसार है लंबे समय से रुक चुका है। यानी कि WHO का अगर ये प्रमाणन प्राप्त करना है, उन्मूलन का प्रमाणन, तो वहां पर हमें ये दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि प्रसार है वो बहुत लंबे समय से रुक चुका है और पुनः प्रसार है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कैसे क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज हैं, क्या स्टेप हैं, वो क्या प्रणालियां हैं, वो भी हमें बतानी पड़ती हैं। 3 साल लगातार एक देश के द्वारा 3 साल लगातार शून्य देशीय मामले, यानी कि एक भी केस नहीं होना चाहिए, और ये रिपोर्ट करने के बाद ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को शुरू करा जाता है जो उन्मूलन का प्रमाण पत्र है WHO के द्वारा जो प्रदान किया जाता है। ये था। अब हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली जो प्रोसेस है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, प्रोसेस आपको पता होना जरूरी है।
देखो, अगर मान लीजिए ए नाम का कंट्री है, जैसे इजिप्ट का ही हम एग्जांपल क्यों ना ले लेते हैं। इजिप्ट ने अगर अभी हासिल किया तो क्या किया होगा सबसे पहले इजिप्ट ने? तो इजिप्ट ने सबसे पहले डब्ल्यूएचओ को, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके माध्यम से औपचारिक अनुरोध भेजा जाता है। जैसे भारत के बारे में मान लीजिए कि हम जब भी अप्लाई करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय अप्लाई करेगा डब्ल्यूएचओ के पास कि जी हमें ये उन्मूलन का प्रमाण पत्र लेना है, हमने यहाँ से अपने यहाँ से जो मलेरिया है उसको खत्म कर दिया है। तो डब्ल्यूएचओ के लिए जो अप्लाई किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा और देश एक राष्ट्रीय उन्मूलन रिपोर्ट तैयार करेगा, यानी कि इंडिया के द्वारा एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार करी जाएगी नेशनल लेवल पर। इस रिपोर्ट में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होगी ये रिपोर्ट कि सारी चीजें इसमें समाहित होंगी, यानी कि कितने मामले हैं, कितने अब तक हुए हैं, कितने दिनों से कोई मामला नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं, गवर्नमेंट कैसे निगरानी कर रही है, आगे के लिए हमारी क्या रणनीति है, सब कुछ इस रिपोर्ट में अवेलेबल होता है। और इस रिपोर्ट को भेजा जाता है आगे रिव्यू पैनल करने के लिए। एक जो पैनल होता है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, वो डब्ल्यूएचओ का पैनल है, वो रिव्यू करता है। इवन रिव्यू इस रिपोर्ट को करने के साथ साथ ही डब्ल्यूएचओ का जो पैनल है वो फील्ड विजिट भी कर सकता है उस कंट्री में जिस कंट्री ने इसको अप्लाई किया है, उस देश में जाके देख सकता है कि कई मामले हैं तो नहीं। ठीक है, ये जो पैनल है, ये रिपोर्ट, इसकी समीक्षा करी जाती है और जब ये पैनल संतुष्ट होता है कि हाँ भाई सही बात है, इन्होंने जो चीज बोली है सारी चीजें सही हैं, तो डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं उन महानिदेशकों के द्वारा जो है उनको ये अनुशंसा करी जाती है कि हाँ भाई सही बात है, अब इन्होंने खत्म कर दिया, उन्मूलन कर दिया है, अब आप इनको प्रमाण पत्र दे दीजिए। ये होता है दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो भारत की रणनीति क्या है मलेरिया उन्मूलन के लिए। उन जो प्रमुख लक्ष्य निगरानी प्रणाली है इनको मजबूत करना, यानी कि जो सर्विस लांस है, निगरानी पर सबसे ज्यादा फोकस करना भारत की ये रणनीति है। मलेरिया के हर संदिग्ध मामले की जांच करना, उपचार करना और निगरानी की जाए ताकि आगे जो प्रसार है उसका वो फैलने से रोक सके। इसलिए आप देखेंगे कि जब आप देखेंगे कि किस तरह से, जब हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है, रेनिंग सीजन होता है, वर्षा के टाइम पे जो मच्छर हैं उन मच्छरों का जो है ज्यादा प्रसार बढ़ जाता है और उन मच्छरों को ही रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग जो प्रयास हैं वो प्रयास करे जाते हैं। तो उन प्रयासों को आप यहाँ पर भी इस स्तर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मलेरिया की जो बीमारी हम जानते हैं, मच्छर उसमें बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कीटनाशक युक्त जो मच्छरदानी है उनका यूज करते हैं हम इंडिया में। इंडोर अवशिष्ट स्प्रे है, इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा देती है इस बीमारी में, जो इनको देखने के लिए। और जो आयातित मामले, यानी कि विदेशों से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उन पे भी कॉपरेट करने के लिए, उनके निपटान के लिए सीमा पार सहयोग, यानी कि अन्य देशों के साथ हमारी ठीक ठाक कोलैबोरेशन है, ठीक ठाक हमारा जो बातचीत है वो होती रहती है। तो ये सारी चीजें हमें इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसके तहत हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या डब्ल्यूएचओ के अगर बारे में हम बात करें तो भारत की जो तैयारी है वो भारत की तैयारी कैसी है, भारत कैसे आगे चीजों को प्रोसीड कर रहा है। तो जो भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना है इसके तहत हम देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ प्रमाणन हेतु आवश्यक है कि मलेरिया का स्थानीय प्रसार है वो रोका जाए, 3 साल तक लगातार कोई भी मामला नहीं आना चाहिए और पूर्ण रूप से जो कार्यशील निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली होनी चाहिए। और इसी चीज पर भारत है, वो भारत भी काम कर रहा है और जल्दी हमारे जो टारगेट्स हैं उनको काम करने की दिशा में हमें गवर्नमेंट दिख रही है। डब्ल्यूएचओ के मलेरिया उन्मूलन जो प्रमाणन पैनल है इसके बारे में बात करें तो इसके साथ जो घनिष्ठ सहयोग है भारत के वो देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय उन्मूलन रिपोर्ट रहा, महामारी विज्ञान डेटा रहा, निरंतर निगरानी की विस्तृत योजना रही, इनके समेत व्यापक डॉक्यूमेंटेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो भारतीय सरकार है वो अपने टारगेट को अचीव करने में पूरा अपना जो उनके जो एफर्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये जाना हमने सारा प्रोसेस कैसे इजिप्ट ने हासिल किया है, क्या प्रोसेस होता है, भारत जब अप्लाई करेगा क्या करेगा, भारत के टारगेट क्या हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिटिकल जो अप्रोच है उसके माध्यम से हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने की, बातचीत करने की, समझने की, जानने की कोशिश करी। ठीक है, तो अब आपके लिए अंत में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको देख लेंगे। बाकी हमारा जो कल से जो हमारी सारी चीजें डिटेल में हम उन पर वापस मूव करेंगे। तो ये यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है 2027 के लेके इंग्लिश बैच है, ये जो सारी जो विशेषताएं आप इनको देख सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जो मेरा कोड है, एंड द कोड इज शुभ50, ठीक है, कोड लगाएंगे तो आपको ये जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। देखो दोस्तों, ये तो ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, पेड बैच है, इसमें नो डाउट, ओपनली कह रहा हूं। लेकिन यूसीएससी अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट कब होने वाला है? 10 नवंबर को। कोई पैसा नहीं जा रहा और जो ऑफर मिला है वो मतलब मैं कहता हूं बेहतरीन है, कोई पैसा नहीं जा रहा, बस आपको ऑनलाइन आके एक टेस्ट देना है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, कोई फैन तो नहीं लग रहा, कोई डांटने नहीं आ रहा, तो आप लोगों का कुछ बिगड़ नहीं रहा। एनरोल जरूर कर देना। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यूसीसी का, उसका आप ऑनलाइन जाके जरूर उसको एनरोल करें। और मैं कहता हूं आपने थोड़ा भी पढ़ा है, आप ये ना घबराएं यूपीएससी लेवल का कोई टेस्ट आता है, बस ये आपकी भागीदारी होना जरूरी है।
क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो रिवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, ट्रस्ट मी, और ये सच है, क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं या फिर मुझे चीजों का पता नहीं है, ऑफिस में रहता हूं, सारी चीजों को देखता हूं। ये रियलिटी है कि अनअकैडमी इस टेस्ट के ऊपर 50 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहा है, और 50 करोड़ का खर्चा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें ना रियल वे में, कोई हवाबाजी, कैसी भी हवाबाजी नहीं है। तो टेस्ट जरूर देना है, एनरोल सबको कर लेना है, सबको एनरोल करना है, इस के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो होपफुली वीडियो को आपको ये रिक्वेस्ट रहती है मेरी डेली बेसिस पर, और आपने कर ही दिया होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं किया है तो वीडियो पे लाइक पे अभी से अभी आपको हिट करना है। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच। कल से हमारी जो डिस्कशन है डेली बेसिस पर कंटिन्यूअसली चलेगी, जैसे हमारी चलती आई है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और यूसीएससी में एनरोलमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।